हाय, वेलकम टू द एमकेएन यूनिवर्स। लेट्स एक्सप्लोर छत्तीसगढ़, भारत का पावर हाउस। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे राज्य की यात्रा करने वाले हैं जो सच में विरोधाभासों और असीम ऊर्जा का एक अद्भुत मिश्रण है। एक तरफ जहां ये भारत का धान का कटोरा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और खनन पावर हाउस भी है। हरे भरे शांत जंगलों से लेकर विशाल स्टील प्लांट्स के शोर तक। चलिए इस बेहद दिलचस्प राज्य को करीब से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम इसकी पहचान, भूगोल, इतिहास, प्रशासन और अंत में इसकी विशाल अर्थव्यवस्था पर नजर डालेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं भाग 1 से, परिचय और राज्य की पहचान, यानी मध्य भारत का हृदय। 1 नवंबर 2000 ये वो दिन था जब मध्य प्रदेश से अलग होकर इस नए राज्य का जन्म हुआ। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। अब अगर आप इसके नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। मतलब इसके चारों तरफ सिर्फ जमीन ही जमीन है, कोई समुद्र नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी सीमाएं भारत के 7 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं। जी हाँ, 7 राज्य। यही भौगोलिक स्थिति इसे मध्य भारत का एक बेहद रणनीतिक केंद्र बनाती है। अब जरा इस आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को देखिए। ये कोई आम डिजाइन नहीं है। इसके बाहरी घेरे में जो आपको 36 किले नजर आ रहे हैं ना, वे असल में छत्तीसगढ़ नाम के शाब्दिक अर्थ को दर्शाते हैं, यानी 36 किले। बीच में हमारा अशोक स्तंभ है और उसके दोनों तरफ धान की बालियां हैं, जो इसके धान का कटोरा होने का प्रमाण है। लेकिन सबसे नीचे की उन बिजली की चमकों पर ध्यान दीजिए। वो बस सजावट के लिए नहीं है, वो गर्व से बता रही हैं कि यहाँ एक पावर सरप्लस राज्य है। मतलब यहाँ जितनी बिजली की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा होती है। अगर हम इसकी प्राकृतिक पहचान की बात करें तो वो भी उतनी ही खास है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है राज्य का पशु, जंगली जल भैंसा, जो आपको मुख्य रूप से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। और दाईं तरफ है राज्य पक्षी, पहाड़ी मैना। बस्तर के घने जंगलों में पाई जाने वाली ये मैना कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये इंसानी आवाज की बिल्कुल हूबहू नकल करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भूगोल और पर्यावरण। चलिए देखते हैं कि यहाँ की नदियाँ और पहाड़ कैसे इसे धान का कटोरा बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ एक मैदानी इलाका है, तो वह बिल्कुल गलत है। इसका भूगोल विविधताओं से भरा पड़ा है। उत्तर में सरगुजा के पठार पर नजर डालें तो वहां गौरलाटा जैसी शानदार चोटी है, जो 1200 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। बीच का हिस्सा एक बहुत ही उपजाऊ और सिंचित बेसिन है। और जब आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको बस्तर के पठार के ऊबड़ खाबड़ इलाके और घने प्राचीन जंगल मिलेंगे। एकदम अलग अलग दुनिया एक ही राज्य में। और यही वो भौगोलिक विविधता है जो इसे धान का कटोरा बनाती है। यहाँ मुख्य रूप से 5 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनमें से जो मटासी मिट्टी है ना, वो मध्य बेसिन के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली है। और यही वो जादुई मिट्टी है जो धान की बम्पर पैदावार देती है। वहीं दूसरी तरफ कन्हार यानी कारी मिट्टी पानी को रोक कर रखने में उस्ताद है, जो इसे गेहूं और कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। देखिए, किसी भी जगह की असली जीवन रेखा उसकी नदियां होती हैं। और यहाँ 2 विशाल नदी प्रणालियां काम करती हैं। पहली है महानदी प्रणाली। ये मध्य छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन है, जिसकी शिवनाथ और हसदेव जैसी सहायक नदियां मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं। और दक्षिण में बहती हैं गोदावरी प्रणाली। इसी की एक प्रमुख नदी है इंद्रावती, जो बस्तर में विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात बनाती है, जिसे हम प्यार से भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 3, ऐतिहासिक ताना बाना, दक्षिण कोसल से आधुनिक राज्य तक। इस टाइमलाइन को देखिए। ये इतिहास के कई से पन्ने एक साथ खोलती है। प्राचीन काल में इस जगह को दक्षिण कोसल कहा जाता था और रामायण से इसका बहुत गहरा नाता है। 5वीं सदी के आसपास सिरपुर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। फिर 10वीं से 18वीं सदी तक कलचुरी राजवंश ने यहाँ एक लंबा और स्थिर शासन दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने मशहूर 36 किले बनवाए थे। फिर 1854 में अंग्रेजों की एंट्री हुई। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और फिर कई दशकों के लंबे सफर के बाद आखिरकार साल 2000 में आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य वजूद में आया। लेकिन आपको क्या लगता है, राज्य बनने तक का ये सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। यहाँ कई कड़े और ऐतिहासिक संघर्ष हुए हैं।
1910 में बस्तर में अंग्रेजों के जुल्मी वन कानूनों के खिलाफ गुंडाधुर के नेतृत्व में एक जबरदस्त बगावत हुई थी, जिसे भूमकाल विद्रोह कहते हैं। और उससे भी पहले की बात करें तो 1856 के भयंकर अकाल के समय शहीद वीर नारायण सिंह ने भूखे लोगों की जान बचाने के लिए अंग्रेजों के अनाज के गोदाम ही लूट लिए थे। इसके लिए 1857 में उन्हें फांसी दे दी गई। वे इस माटी के पहले शहीद माने जाते हैं। आइए अब आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं भाग 4, शासन और प्रशासन। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहाँ एक सदनीय विधानसभा है जिसमें 90 निर्वाचित सदस्य बैठते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह राज्य लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5 सदस्य भेजता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। भले ही राज्य की राजधानी रायपुर है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट रायपुर में नहीं बल्कि बिलासपुर में है। इसी वजह से बिलासपुर को राज्य की न्यायधानी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। साल 2000 में जब ये राज्य बना था, तब इसके पास सिर्फ 16 जिले थे। लेकिन काम को आसान और प्रभावी बनाने के लिए राज्य ने लगातार अपने प्रशासनिक ढांचे को बढ़ाया और आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 33 अलग-अलग जिले हैं, जिन्हें 5 संभागों में बांटा गया है। एक और बहुत अहम बात, चूंकि इस राज्य में एक बहुत बड़ी आदिवासी आबादी निवास करती है, इसलिए यहाँ का स्थानीय प्रशासन काफी हद तक पेसा अधिनियम पर निर्भर करता है। ये कानून कोई साधारण कानून नहीं है। ये आदिवासी ग्राम सभाओं को उनके अपने जल, जंगल और जमीन पर एक बहुत मजबूत और निष्पक्ष स्वायत्तता देता है, ताकि विकास भी हो और उनकी पहचान भी बची रहे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर, भाग 5, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी, भारत का औद्योगिक इंजन। अब जो आंकड़े आप देखने वाले हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। राज्य की इकोनॉमी लगभग 6.35 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन असली खेल संसाधनों का है। ये अकेला राज्य पूरे भारत का 20% कोयला और 15% लौह अयस्क पैदा करता है। और ये सुनिए, पूरे देश का 100% कमर्शियल टिन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से होता है। कोई शक नहीं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक बेहद मजबूत स्तंभ है। अब इतना सारा कच्चा माल निकलता है तो वो जाता कहाँ है? सीधे बड़े और भारी उद्योगों में। 1950 के दशक का ऐतिहासिक भिलाई स्टील प्लांट ले लीजिए, जहां भारतीय रेलवे की पटरियां गढ़ी जाती हैं। या फिर बलौदा बाजार को देख लीजिए, जो देश का सबसे बड़ा सीमेंट निर्माण हब है। इसके अलावा कोरबा के विशाल थर्मल पावर प्लांट्स दिन रात इतनी बिजली बनाते हैं कि राज्य की जरूरत पूरी करने के बाद भी ये बाकी भारत को बिजली एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस भारी मशीनरी और औद्योगिकरण के शोर के बीच भी इस राज्य की आत्मा इसके लोगों में बसती है। यहाँ की करीब 3 करोड़ की आबादी में से लगभग 31-32% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। ये वो लोग हैं जो आज भी अपनी अविश्वसनीय प्राचीन परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। चाहे वो बस्तर का दुनिया भर में मशहूर 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा हो, या फिर धातु को पिघलाकर बनाई जाने वाली बेहद बारीक ढोकरा कला, यहाँ की संस्कृति आज भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आने वाले समय में ये मध्य भारत का पावर हाउस अपने इस तेज औद्योगिक विकास और अपनी गहरी प्राचीन पारिस्थितिक जड़ों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? क्या विकास की इस अंधी दौड़ में विरासत को सहेजा जा सकता है? इस सवाल पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा। फॉर PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.